अपन लोगों ने लास्ट में केस पढ़ा था। याद है वो केस क्यों पढ़ा था? मैंने कल आपको रीजन भी दिया था। उस केस का बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि आप लोगों को मैं स्कूल्स ऑफ लॉ पढ़ा पाऊं। ठीक है। उस क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी से कनेक्टेड थे। और केस आई होप बहुत इजी था और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था जो समझा अपन ने। एंड विच वॉज प्योरली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे एक आदि स्कूल ऑफ लॉ आने के चांसेस हैं इन योर एग्जामिनेशन। सो पहला स्कूल ऑफ लॉ जो है वो है नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। अब नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ नाम से ही समझ में आ रहा है जिसको गवर्न कौन कर रहा है? नेचर। अब यहां पे जो इसका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है ये कह रहा है जो यूनिवर्सल लॉ है या यूनिवर्स के बेसिस पे जो गवर्न जो डिवाइन थ्योरी है। डिवाइन थ्योरी का मतलब होता है विच बीन परस्यूड बाय गॉड, जो भगवान से ली हुई थ्योरी है। और मैंने आपको तब जब अपन ने इनिशियली चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी आपको बोला था जब हमारे यहाँ पे पुलिस सिस्टम नहीं आया था उसके भी पहले आई वॉज टॉकिंग अराउंड बिफोर 16th सेंचुरी हम लोग जो लॉ जो रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करते थे डिवाइड कर रखा था हमने सोसाइटी के हिसाब से। बीइंग अ हिंदू हम फॉलो करते थे गीता। ठीक है। और वो भी एक टाइप की डिवाइन थ्योरी से ही कनेक्टेड है। एंड समहाउ उस टाइम पे जब सबसे पहले कोर्ट कल्चर चालू हुआ इन 17th सेंचुरी, द ईयर वाज 1763, जब हमारे देश में सबसे पहले लागू हुए मेयर्स कोर्ट। सबसे पहले हमारी कंट्री में आए थे मेयर्स कोर्ट। और मेयर्स कोर्ट के पहले जो सिस्टम चलता था उस सिस्टम का नाम था पंडित सिस्टम हिंदूज के हिसाब से। सो पंडित्स वर अलाउड टू स्पीक इन कोर्ट, जहां पे ब्रिटिश बोलते थे कि आप आपका आपके हिसाब से बता दो कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। सो टू रीड गीता, टू अंडरस्टैंड गीता, उसके प्रोविजंस, उसके संस्कृत के श्लोक का इंटरप्रिटेशन किया जाता था पंडित्स के द्वारा। ठीक है। एंड समहाउ नेचुरल लॉ वहीं से कनेक्टेड है। एंड इन्होंने लिख के दिया इट्स अ प्योरली इटर्नल एंड यूनिवर्सल थ्योरी, however it has been different meaning at a point and being considered as independent of human will। जो बेसिक फेयर और ट्रांसपेरेंट थ्योरी बनी है वो इनका कहना है नेचुरल इस लॉ ऑफ स्कूल है, जो बेसिक मॉरल्स का ध्यान रखती हो। बेसिक मॉरल्स का ध्यान रखिए मतलब आप कोई भी काम ऐसा नहीं करोगे जो इमोरल है, अनैतिक है। सारी चीजें नैतिकता के बेसिस पे फॉलो करना है। एंड इसका बेसिक सेंट्रल आइडिया था कि आप मॉरल फोर्स के हिसाब से मॉरलिटी को भी और लॉ को दोनों को ध्यान में रखते हुए करोगे। एंड एक भाई साहब थे सेंट थॉमस एक्विनस, कॉल्ड लॉ विदाउट मॉरल कंटेंट परवर्जन ऑफ लॉ। मतलब लॉ का अगर मॉरलिटी लॉ में नहीं देखी गई तो लॉ का विपरीत रूप, रिवर्स रूप आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कहना था हमारे सेंट थॉमस जी का। एंड समहाउ जब हम नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं जो अनजस्टिस वाला लॉ है, प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो बोलता है जो अनजस्टिस वाला लॉ है वो असलियत में ट्रू लॉ नहीं है। एंड दैट गिविंग इट्स लैटिन टर्म ऊपर दिख रहा होगा आपको, लेक्स इंजुस्टा नॉन इस्ट लेक्स, which means an unjust law is not a true law। नाउ इनका कहना है इस थ्योरी को मैंने अभी बार बार आपको जहां से अपन ने जूरिस्ट की कहानी स्टार्ट की थी यहां पे भी टिपिकली उसी सेंस में बोल रहे हैं कि जूरिस्ट यहाँ पे इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेगनेस। बहुत बोले ये जो आपने थ्योरी बनाई है कि नेचर गवर्न करेगा, डिवाइन के कुछ प्रिंसिपल्स ले लो, मोरालिटी को ध्यान में रख लो, भाई इसमें तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। सो दिस काइंड ऑफ क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ वेगनेस। सबसे पहले इसको रिजेक्ट किया गया बाय जूरिस्ट बेंथम एंड ऑस्टिन, दोनों ने इसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट का रीजन, अच्छा क्योंकि बेंथम और ऑस्टिन ने तो रिजेक्ट भी कर दिया, अगली थ्योरी भी उन दोनों ने दे दी मिला के।
जिस थ्योरी को अपन पढ़ेंगे, जो स्कूल ऑफ लॉ को पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अपने को टोटल 5 स्कूल्स ऑफ लॉ पढ़ना है। नंबर 1 इज नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, एक ना एक पक्का एग्जाम में आएगा। नंबर 2 इज एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, जिसको पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ भी बोला जाता है। थर्ड, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। फोर्थ, सोशलिस्ट और सोशियोलॉजिकल एक ही है। देन अपने को पढ़ना रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ, और एक लास्ट 5th पढ़ना है अपने को हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। तो ये पांचों थ्योरी, पांचों स्कूल्स ऑफ लॉ, तो हमारी कंट्री में जब लॉ आया था तो उन्होंने लॉ को, जब रूल्स बन रहे थे, रेगुलेशन बन रहे थे, सबसे पहले उसके पहले बनी थी थ्योरी ऑफ लॉज। और जब वो थ्योरीज ऑफ लॉ बन रही थी तो थ्योरी ऑफ लॉ में सीधे स्कूल्स ऑफ लॉ नहीं आए, इसके पहले की भी एक थ्योरी रही है, जिसको कभी किसी ने गलती से पढ़ा हो पॉलिटिकल साइंस में 11th-12th में है, विच इज कॉल्ड किनशिप काइंड ऑफ थ्योरी, किनशिप थ्योरी, डिवाइन थ्योरी। सो ये थ्योरी वैसी बनी हमारे लॉ में कि सोसाइटी को गवर्न कौन करेगा। बोले छोड़ो घर को गवर्न कौन करेगा, अगर आप एक फैमिली में रहते हो तो कौन गवर्न करेगा, तो इनने बोला हेड ऑफ द फैमिली। बोले कैसे डिसाइड करोगे, बोले जो सबसे बड़ा होगा। बोले बड़ा कैसे पता करोगे, बोले जो ब्लड रिलेशनशिप में बड़ा होगा, चाचा ताऊ का नहीं माना जाएगा, जो यूटेरिन ब्लड से कनेक्टेड होगा, दैट पर्सन इज टू बी कॉल्ड हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली, एंड वो उस फैमिली को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले ये थ्योरी था जिसको हम किनशिप थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद आई स्कूल्स ऑफ लॉ, मतलब स्टेप 2 पे हम खड़े हैं। समझ में आ रहा है पक्का? सो अब हम पढ़ रहे हैं स्कूल ऑफ लॉ में। सबसे पहले स्कूल ऑफ लॉ पढ़ा विच इज कॉल्ड नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। तो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ बोलता है कि नेचर जो गवर्न करेगा, मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए, वो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है। हम ट्रांसपेरेंट फेयर बेसिस पे कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ये नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है। और हमारे बेंथम और ऑस्टिन ने 19th सेंचुरी में पूरी थ्योरी को और स्कूल ऑफ लॉ को रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेगनेस एंड एम्बिगियस इन द कैरेक्टर। However, undue emphasis on morality, इनने बोला बहुत ज्यादा इन्होंने मॉरलिटी का ध्यान रखा है। हर जगह थोड़ी ना मॉरलिटी ध्यान में रखते हैं, कमांड की तो किसी ने बात ही नहीं की है। तो ये इसको इस बेस पे इसको क्रिटिसाइज कर दिया गया। एंड जब इसको क्रिटिसाइज किया तो इनने बोला अच्छा एक बात, उनने बोला सुनते जाओ, जब हमारी थ्योरी पढ़ रहे थे कि नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ कुछ अपना प्रिंसिपल्स पे भी बात करता है। तो ये 2 प्रिंसिपल गवर्न करता है। पहला प्रिंसिपल बोलता है ऑडी ऑल्ट्रम पर्टिम, मेंशन्ड है। पहला प्रिंसिपल बोलता है ऑडी ऑल्ट्रम पर्टिम, विच मींस लिसन टू और हर्ट टू अनदर पार्टी एज वेल। कोर्ट में 2 पार्टी जाती हैं, अरे एक जज होता है, जज के अलावा और कौन होता है, तो ये जज बैठे हुए हैं जो इनको अपना डिसीजन देना है। 2 पार्टीज हैं, एक पार्टी प्लेंटिफ कहलाएगी, एक पार्टी डिफेंडेंट कहलाएगी। ठीक है, जो प्लेंटिफ है इसके साथ भी 1 या 2 विटनेस होंगे, ये जो है इसके साथ भी 1 या 2 विटनेस होंगे, बीच में इनके एडवोकेट हैं, कुछ इनके एडवोकेट हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, यही होता है ना। अब कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता केवल डिफेंडेंट पार्टी की सुन ले और अपना डिसीजन दे दे। एक पूरी क्लास में अगर किसी टीचर ने पनिश कर दिया क्योंकि बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, शाउट कर रहा था, और उठा के उसको बाहर फेंक दिया क्लास के, ठीक है, अब क्या टीचर, अच्छा पता चला बच्चा इसलिए चिल्ला रहा था, शाउट कर रहा था क्योंकि कोई और उसको पीछे से मार रहा था, टीचर अगर सुनेगा ही नहीं दूसरे की, उठा के ऐसा डिसीजन दे देगा, विच इज कोर्ट इज ऑल्सो अगेंस्ट फॉर दिस। कोर्ट बोलता है, लॉ बोलता है ऑडी ऑल्टरम पर्टिम, विच इज वन ऑफ द नेचुरल स्कूल का प्रिंसिपल। और जो नेचुरल स्कूल का प्रिंसिपल है ना, इसी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल आर्टिकल्स और फंडामेंटल राइट्स भी आए, जिसमें से 2 मेजर हैं, विच आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अरे फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिए हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। ये भी कौन गवर्न कर रहा है? ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ये भी किसको फॉलो कर रहे हैं? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं।
और आर्टिकल 14 बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि आप किसी भी बेसिस पे क्या नहीं कर सकते हो, इनइक्वालिटी नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस, मतलब आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे अगेंस्ट लॉ। आर्टिकल 21 बोलता है, अच्छा आर्टिकल 21 बहुत बड़ा आर्टिकल है, जलेबी की तरह है, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, और उसकी बेस हेडलाइन क्या लिखी हुई आर्टिकल 21 की, राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ बहुत चीजें इंक्लूड करता है। राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, ठीक है, राइट टू डाई, राइट टू डाई देता है या नहीं देता है? सो अगर कोई पर्सन सुसाइड कर ले तो इट्स बीन अलाउड इन लॉ नॉट। सो इट्स राइट टू डाई का प्रोविजन है कि ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल 21 का एक अमेंडेड आर्टिकल 21 ए भी है विच सेज राइट टू एजुकेशन। सो ये जो दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 जिसकी अपन बेस बात कर रहे हैं, ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट पहले आए कि नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ पहले आया? वेरी गुड, तो बस इसको फॉलो किया होगा फंडामेंटल राइट्स बनते वक्त। तो जब हम कोई लेमैन लैंग्वेज में बोलता है कि हमने तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से पिक कर लिया, चोरी कर लिया, पर बोले नहीं भाई, बहुत सोच समझ के डीप बने हुए हैं। अब शायद तुम समझ पा रहे होगे कि इतना आसान नहीं था बी आर अम्बेडकर जो उठा के कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम आप देख रहे हो कि हमने आयरलैंड से प्रियम्बल उठा लिया या सो एंड सो कंट्री से फंडामेंटल राइट्स उठा लिए, नहीं, वी हैव लाइक वर्कड अलॉट। और कितने महीने में कंप्लीट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कितने साल, लगभग 3 साल, 17-18 दिन, इंक्लूड करो तो 17, एक्सक्लूड करो तो 18, लगभग 3 साल लगे। और 3 साल में 299 मेंबर्स, बाद में मेंबर्स कम हुए, इतने सारे मेंबर्स ने बैठ के ये सारी प्रोविजंस, ये सारे लॉस पे काम किया होगा। सो आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 आर डायरेक्टली रिलेटेड विद नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल एंड सो ऑन। दूसरा प्रिंसिपल है नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, नो वन शुड जज हिज ओन कॉज। अगर कोई टीचर या स्कूल प्रिंसिपल, अगर उनका बेटा उसी स्कूल में कुछ गड़बड़ कर दे और वो गड़बड़ सोच के वो प्रिंसिपल उसको कोई पनिशमेंट ना दे, तो क्या बोला है, आप जज मत करो। आपका बेटा था ना, तो नेचुरल है आप उसके अगेंस्ट में कोई डिसीजन नहीं दोगे, तो फिर हम वाइस प्रिंसिपल को पकड़ सकते हैं, एचओडी को पकड़ सकते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह कोड बोलता है, आप खुद कोई नहीं होते हो अपना डिसीजन या अपने विटनेस बुलाने वाले, ठीक है। सो दीज आर द टू प्रिंसिपल्स जिसपे नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ गवर्न करता है। अब भाई दूसरा विच इज अगेन लिटिल इंपॉर्टेंट, जो ऊपर जिन्होंने क्रिटिसाइज किया तो नेचुरल है, वो यहाँ पे अपनी कुछ थ्योरी में पार्टिसिपेट करेंगे। और अगली थ्योरी है, अगला स्कूल है एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, जिसको पॉजिटिव और पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ लॉ भी बोला जाता है। अच्छा, इसको साइंटिफिक भी बोला जाता है। सो इसको इंपेरेटिव भी बोला जाता है, 3-4 नाम से आता है एग्जाम में। सो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ है जो बेसिकली जिन आइडियाज पे बात कर रहा है, जिन चीजों पे बात कर रहा है, ये बोल रहा है कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड बताओ, साइंटिफिक रीजन दो। अगर आप कोई लॉ फॉलो करो तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। और ये जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम जो नेचुरल स्कूल के लॉ के अगेंस्ट थे, वही लोग इसके फाउंडर रहे। तो 2 लोग इसके अगेंस्ट थे, जेरेमी बेंथम और एक ऑस्टिन। तो इन दोनों ने इस थ्योरी को उठा के बना दिया और एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ को, नेचुरल लॉ स्कूल को इसलिए डिस्कार्ड किया था क्योंकि उसमें वीकनेस और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था जो कि फिक्स नहीं था। अब जो ये वाला पॉजिटिव स्कूल है, ये इनका कहना है, इसका मेन पर्पस है, अच्छा इन दोनों ने अलग अलग बातें बोली थोड़ी, दोनों ने अपने अपने आइडियाज बनाए। पहले ऑस्टिन का सुनते हैं, ऑस्टिन ने क्या डाला। जॉन ऑस्टिन propounded that law is the command of sovereign backed by threat of punishment। तो जॉन ऑस्टिन का कहना है एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ में
एक प्रिंसिपल हमने ऐड किया, दैट प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ कमांड। और कमांड कौन देता है? सॉवरेन, इंडिपेंडेंट व्यक्ति जिसको आप अपॉइंट करते हो। तो ये कहना था जॉन ऑस्टिन का। एंड जॉन ऑस्टिन का कहना है कि अच्छा, क्योंकि जब लॉ ऑफ कमांड आएगा उसी के बेसिस पे पनिशमेंट का थ्रेड होगा। देन in this book the province of jurisprudence determined, published in 1832, Austin made an effort to explain the distinction between law and morality। क्योंकि पहले जो लास्ट वाला अपन स्कूल ऑफ लॉ पढ़ा वहां पर लॉ और मॉरलिटी को एक साथ रख दिया, यहां पे इनको डिफरेंस वैसे भी करना था। देन ऑस्टिन ने कमांड बताया, कमांड का मतलब बताया। कमांड का मतलब क्या? कमांड का मतलब जहां पे पॉलिटिकल सुपीरियर बॉडी अपनी डिजायर से कोई डिसीजन देती है, जहां पर उसको लगता है कि यहाँ पे ये कोई लॉ होना चाहिए, वहां पर उसको कमांड बोला गया है। और कमांड देने के लिए उन्होंने बोला ये किसका कंडक्ट होना चाहिए? सो इट्स अ कंडक्ट बाय सॉवरेन। देन तो बोले एक तो कमांड हो गया, दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि इस अच्छा ये जो थ्योरी है ये भी रिजेक्ट हो गई, क्योंकि नए भाई साहब दो आने वाले थे, फुलर आने वाले थे और एक डॉर्किन आने वाले थे। फुलर फिनिश करके पर्सन है, एक जूरिस्ट रहे, और एक डॉर्किन रहे जो कि अगेन अ जूरिस्ट। इन दोनों ने इस पूरी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि इनने पूरा एम्फेसिस कमांड पे दिया है। और इनने भी बोला जरूर था हम लॉ और मॉरलिटी में डिफरेंशिएट करेंगे, बट समहाउ नहीं किया, तो इन्होंने इसलिए भी इसको रिजेक्ट कर दिया। प्लस इनने बोला कस्टम की तो बात ही नहीं की है, ये मिसिंग है। अभी मिसिंग है तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ भी रिजेक्ट किया गया। जो पॉइंट अच्छे थे वो पिक कर लिए, जो खराब थे वो उड़ा दिए। ठीक है। तीसरा, थर्ड स्कूल ऑफ लॉ विच इज हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। अब नाम से समझ में आ रहा है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ मतलब हम बहुत उसके भी पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है। और हम कंटेम्प्ररी एरा की ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके बेसिस पे नॉलेज को डिवाइड कर पाए और बता पाए कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ को अगर हम फॉलो करते हैं तो कैसे वर्क अराउंड करेगा। नाउ अच्छा, इसको फॉलो करने के लिए एक भाई साहब थे जिनका नाम है फ्रेडमैन। क्या इनका नाम याद रखना है? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ बताया इन्हीं ने, इनका नाम याद होना चाहिए, इनके अलावा किसी ने नहीं बताया। तो फ्रेडमैन ने इसके कुछ फीचर्स बता दिए। एक फीचर बताया, लॉ शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉमन स्पिरिट ऑफ पीपल एंड देयर कस्टम। जो ऊपर रिजेक्ट किया था कि उन्होंने कस्टम का ध्यान नहीं रखा, इनने बिल्कुल कस्टम का ध्यान रखा है। ठीक है। इनने बोला लॉ का मतलब जो कॉमन स्पिरिट ऑफ पीपल है और जो कि कस्टम को फॉलो करते हैं, वो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ है। नंबर 2, सेकंड नंबर का फीचर बताया है, लॉ यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल नहीं है मतलब वो डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आज बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में कुछ लॉज बने थे आज भी हम फॉलो कर रहे हो, हमने चेंज कर लिया हमारे हिसाब से। ठीक है। सो लैंग्वेज ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी के हिसाब से भी चेंज होता है। जरूरी नहीं है कि एक ही भाषा में लिखा हो और उसको हम फॉलो कर रहे हो। तीसरा, लॉ स्टैटिक नहीं है, एक जैसा लॉ नहीं है ऑल टाइम। लॉ कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी चेंजेस। हाँ, बोल सकते हो डायनामिक ही है, और क्या स्टैटिक नहीं है तो स्टैटिक का उसने अपोजिट वर्ड निकाल दिया, वही डायनामिक। हाँ, तो जो सीधा सीधा नहीं हो सकता कि फिक्स कर दिया है कि आपको इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक ऐसे ही करना है। हमने देखा बहुत सारे लॉस चेंज हो गए क्योंकि ये फिक्स नहीं कर सकते कि सर्विस टैक्स ही फॉलो करेंगे। अब जीएसटी हम देख ही रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच लॉस नॉट कंटिन्यूअसली फॉलोइंग ऑन द सेम पेज। एंड फोर्थ वन, लॉ इज नॉट गिवन बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर। लॉ का भी पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन नहीं दे सकता। इट्स नॉट, उनका काम है इंटरप्रिटेशन करना। जो आपने जुडिशरी करके तीसरा ऑर्गन था, उसका यही काम होता है लॉ का सही तरह से क्या करे, इंटरप्रिटेशन करे। तो लॉ कभी भी पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा नहीं दिया जाता एंड इज फाउंड बाय एंड गिवन बाय द पीपल। लोग ही तो बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स है, लॉ नया बना दो, प्रॉब्लम के बेसिस पे लॉ बनेगा। छोड़ा अपन ने, या किसी ने इसको भी नहीं होगा क्रिटिसाइज, इसको भी किया है। सबसे लास्ट लाइन देखते हैं, इसको क्रिटिसाइज किया है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच
with this approach and was rejected on ground of vague, parochial और unscientific explanation of law. अब यहाँ पे जितने इन्होंने चीजें एक्सप्लेन की हैं आपको, ये सब कुछ इनका कहना है वेग है. अब वेग का तो कोई ऐसा आंसर है नहीं. उन्होंने बोला बहुत सारी कंफ्यूजन लगा, हमने उठा के इसको उड़ा दिया. देन नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ. दिख गया नीचे? तीसरा है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ. इसको मेनली फिगर आउट किया है रॉस्को पाउंड ने. उनने इसके कुछ फीचर्स बताए. अब रॉस्को पाउंड ने इसके मेनली 3 फीचर्स बताए. पहला फीचर बताया कि बेसिक इस लॉ का पर्पस और फंक्शन पता होना चाहिए रेदर देन इट्स कंटेंट. लिखा क्या है कंटेंट में तो बाद में पता करेंगे, पहले हमें ऑब्वियस है इंडेक्स पता होना चाहिए. जब हमें ये पता हो कि एजेंडा क्या है क्लास का, तब जाके तो हम अंदर का डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है. नंबर 2, लॉ इज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस डिजाइन फॉर सोशल नीड. तो सोशल नीड के हिसाब से लॉ को इनने टर्म किया है कि लॉ का मतलब होता है सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं. और उसके बेसिस पे सोशल नीड के हिसाब से वो उसको डिजाइन किया गया है. जैसी सोसाइटी की नीड है वैसा लॉ बना दिया. और तीसरा, लॉ इज अ बेसिकली टूल टू बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. ये क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स ना हो, उसके फेवर करने के लिए, इंटरेस्ट में डालने के लिए इन्होंने क्या बना दिया, सोशियोलॉजिकल स्कूल, जिसका इन्होंने एक तीसरा नंबर का फीचर डाल दिया है. आई होप ये तीनों आपको स्कूल्स ऑफ लॉ समझ में आ गए होंगे. जो तीसरा जो सेकंड वन था विच इज योर, आपने 4 पढ़ लिए. सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ इज फोर्थ वन. सबसे पहले पढ़ा नेचुरल, एनालिटिकल 2, हिस्टोरिकल 3, सोशियोलॉजिकल 4 और रियलिस्ट 5. ये सबसे आसान है. रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ का कहना है जो रियल लॉ है. और रियल लॉ कौन सा होता है, जो आज की डेट पे आप करंट में फॉलो कर रहे हो. और करंट में इनका कहना है कौन से लॉस को हम फॉलो करें. सो रियल लॉ रियलिस्ट स्कूल में बोला है वो कंसीडर किया जाएगा जो जजेस के द्वारा बनाया गया हो. लॉ मेड बाय जजेस. ठीक है. फर्स्ट लाइन लिख दी, लॉज मेड बाय जजेस एज द रियल लॉ. और इसका इंपॉर्टेंस ट्रेडिशनल रूल और कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग किया, इसके नए सोर्सेस निकाले. और यहाँ पे मिस्टर कार्ल, एक स्कॉलर हैं जूरिस्प्रूडेंस के, इनने अपने कुछ पॉइंट्स दिए हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया कि लॉ स्टैटिक नहीं है, समय के हिसाब से बदलता रहेगा. लॉ इज अ मींस टू अ सोशल एंड. लॉ सोशल सोसाइटी के हिसाब से नहीं फॉलो किया जा सकता. सोसाइटी चेंजेस फास्टर देन लॉ. सोसाइटी तो बहुत क्विकली चेंज हो रही है. लॉ कैन नॉट बी सर्टेन. सर्टेन नहीं है, एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना है, बहुत सारी चीजें. डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड सो ऑन. एंड लास्ट, केस स्टडीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप लेबोरेटरी बोल सकते हो. जैसे हम केमिस्ट्री में सोचते हैं, केमिस्ट्री के हिसाब से कुछ लैब होती है जिसमें आप टेस्टिंग करते हो, इसी तरह से हिस्टोरिकल जजमेंट, प्रीवियस डिसाइडेड केस की भी लैब होती है. आई होप पांचों स्कूल्स ऑफ लॉ आसानी से समझ में आए होंगे. और अब आप कोशिश करना, जो अपन ने स्पॉन्शियस एक्सप्लोरर का केस पढ़ा था, उनके जो 5 लोगों के जजमेंट थे वो कुछ इसी तरह से थे. जो वर्डिक्ट आई थी ना गिल्टी, और किसी को उन्होंने दिया था कि इनको तो इनके अगेंस्ट है एंड सो ऑन. सो वो आप इसको मद्देनजर रख के पढ़ोगे तो आपको चीज आसान लगेगी. ठीक है, आगे बढ़े. चार्ट दिख रहा है? कलर दिया क्या इन लोगों ने आपको? चलो. सो अब जो इट्स अ
काइंड ऑफ सेकेंड पार्ट और सेकेंड पार्टीशन इन द सेम चैप्टर। अभी जो अपन ने पढ़ा वो पूरा प्योर जूरिस्प्रूडेंस था। अभी जो अपन पढ़ के आए हैं, जितना अभी अपन ने समझा, जितना पढ़ा, हो गया। और कर ले, कुछ बचाओ, कुछ छुपा रहे हो बुक? अच्छा, आज नई बुक मिल गई होगी कुछ, 2 ही सब्जेक्ट की मिली, 3 मिली बस। तो इतना तो पढ़ लो बेटा। तुम अभी इसके तुमने नोट्स पढ़ के, वो मॉड्यूल पढ़ के नहीं आया होगा कोई? मॉड्यूल नहीं है? अरे तो आईसी से ही नहीं दिए होंगे ना? अरे तो ऑनलाइन पढ़ लो। सही बात, पैसे ऑफलाइन के दिए और ऑफलाइन पढ़ेंगे। चलो, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं अपन। पहला पार्ट था इस पूरे चैप्टर का। इस पूरे चैप्टर को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सो इस पूरे चैप्टर का नाम था और एजेंडा था सोर्स ऑफ लॉ बताओ। तो सोर्स ऑफ लॉ इनने बोला हम पढ़ेंगे, पहले हम प्रीवियस आपको ज्ञान देंगे, हिस्ट्री, लॉ कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया जिसको इन्होंने नाम दिया जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, सोर्स ऑफ लॉ में। अब दूसरा इन्होंने, दूसरे अगर अपन कॉलम देखें, वहां पे इन्होंने नाम दिया सोर्सेस ऑफ लॉ इन इंडिया। अभी तो अपन ब्रॉड पढ़ रहे थे कि पूरे जहान में, पूरे वर्ल्ड में कैसे लॉ की उत्पत्ति हुई। अब हम उत्पत्ति, सोर्स ऑफ लॉ केवल कहां देख रहे हैं? देश का, इंडिया में। तो इनने बोला यहाँ पे 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जहां से सोर्स ऑफ इंडियन लॉ आया। पहला तो जो अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 सोर्स बोल जाता, तो एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, ठीक है। अब प्राइमरी में देखते हैं। तो प्राइमरी में इन लोगों ने 4 चीजें इंक्लूड की हैं। पहले अपने को पढ़ना है कस्टम्स, दूसरा अपने को पढ़ना है स्टैट्यूट्स, तीसरा अपने को पढ़ना है जेपी, जेपी जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है। और फोर्थ लिखा है पीएल विच इज कॉल्ड पर्सनल लॉस। तो अपने को इतना पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है। और राइट हैंड पे जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है, उसमें अपने को 2 ही चीजें पढ़ना है मेनली। नंबर 1 जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कोइंसाइडेंस, जिसमें कुछ है नहीं, एक आधा पैराग्राफ लिख के छोड़ दिया मॉड्यूल वालों ने। और दूसरी जगह लिखा हुआ है सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ, तो लॉ हमारी जो सोसाइटी फॉलो करती है विच इज कॉल्ड कॉमन लॉ सिस्टम, जो कि इंग्लिश लॉ का पार्ट है। तो इनने बोला अब इंग्लिश लॉ का सोर्स बता दो। तो अपन ने ये 4 सोर्सेस इसके बता रखे जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जब प्राइमरी सोर्स लिखा है, वहां पे लिखा हुआ है कस्टम। तो कस्टम 2 तरह के होते हैं, अपन यहीं से पढ़ने चालू कर रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कस्टम के। अच्छा, पहले चार्ट समझ में आ गया कि अपने को इतना पढ़ना है, बस इतना ही बाकी जितना ही चार्ट में दिख रहा है, यहाँ खत्म हो जाएगा अपना पहला वाला चैप्टर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो अपन ने सोर्स पढ़ा, प्राइमरी सोर्स में सबसे पहला वाला पार्ट है विच इज कॉल्ड कस्टम। बोले कस्टम से, तो हम देख रहे हैं लॉ का मेन सोर्स आया कहां से। अब कस्टम को बहुत हिंदी में समझाऊं तो ये होता है रीति रिवाज जो हम फॉलो करते। अब लॉ के बेसिस पे रीति रिवाजों को कैसे भी आप देख लो फॉलो करते ही हैं और कर भी सकते हैं। कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं 2000 गवर्न बाय द सोसाइटी, कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं 2000 गवर्न बाय द लॉ, जिसको आपको कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देन अब इनका कहना है कस्टम्स, हम कस्टम्स का मतलब होता है ऐसी ट्रेडिशनल चीजें जो कि सोसाइटी या पूरा पर्टिकुलर ग्रुप फॉलो करता हो, उसका नाम दिया भाई कस्टम। देन कुछ ऑफनली आप जो प्रैक्टिसेस, जो कल्चर को आप फॉलो करते हो, वो कस्टम है। आप कभी भी देखना हमारे हर प्लेस पे, आप जहां से बिलोंग करते हो, वहां पे स्कूल्स का एक कल्चर होता है। स्कूल आपको कल्चर ही सिखाता है, स्कूल आपको कस्टम सिखाता है। भले ही बहुत सारे स्कूल हमारे देश में सीबीएसई स्कूल्स हैं, इनफैक्ट हम इंदौर की बात करें, बहुत सारे स्कूल सीबीएसई स्कूल्स हैं, ठीक है। हर एक स्कूल का अपना एक कल्चर है, अपने हर एक स्कूल का एक ट्रेडिशन है, जिसको आसान भाषा में अगर मैं लॉ की और ऑफिशियल लैंग्वेज बोलूं, हर स्कूल का एक अपना कस्टम कहलाता है।
स्कूल्स फॉलो लगभग सिमिलर चीजें कर रहे हैं। ईच मुझे नहीं लगता कोई स्कूल सीबीएसई ऐसा होगा जो पीटीएम नहीं करता होगा। हार्डली कोई स्कूल होगा जहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम नहीं होती होगी। हार्डली कोई स्कूल होगा जहाँ पे 12th या 10th में प्री बोर्ड नहीं होगी। सबकी टाइमिंग, सबके सिस्टम, सबके कल्चर, सबका कस्टम डिफरेंट है। ठीक है, सबकी रेफरेंसेस अलग हैं। सो दिस इज बेसिकली नोन टू बी फॉलोड बाय द पर्सन एंड अडॉप्टेड बाय दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो हर स्कूल ने अलग अलग अडॉप्ट कर रखा है, जिसको हमने आसान भाषा में देश के लिए नाम दिया कस्टम। अब कस्टम का इन्होंने बोला क्या इंपॉर्टेंस है, बोले यस, कुछ कस्टम तो पुराने जमाने में लिखे गए हैं बट वो लॉ नहीं है। जो जब लॉ नहीं था तब कस्टम लिख दिए गए, बहुत पुराने जमाने में लिख दिए गए कि भाई ये तो हम ऐसे ही फॉलो करेंगे, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये कस्टम था फीमेल्स मैरिज 18 ईयर ऑफ एज, ऐसा कहीं लॉ बना नहीं था, लॉ तो बहुत बाद में आया। और पहले तो पुबर्टी एज विच इज कॉल्ड PUBERTY, जो मुस्लिम में आज भी अलाउड है, 15 साल में शादी, और उससे भी एक लेके आए थे 12 साल में शादी फॉर फीमेल्स। ये क्या था, एंशिएंट टाइम पे बना हुआ कस्टम ही तो था जो हम फॉलो करते आ रहे थे, बट लॉ नहीं लिखा था, कस्टम लिख दिया गया था। समझ में आ रही बात? चलो, सो अब इनने बोला भाई कस्टम कितने तरह के होते हैं। सो आसान भाषा में समझोगे, अब कस्टम तो होते दो तरह के, एक सैंक्शन, एक विदाउट सैंक्शन। ठीक है, सैंक्शन का मतलब जिसके बेसिस पे पनिशमेंट है। नॉन सैंक्शन मतलब जो कि सैंक्शन ही नहीं किए गए, जिसके बेस पे कोई भी पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे टाइपो एरर हो गया है, जहां पे 2 लिखा हुआ 1 2 कर लेना यहां पे। सो कस्टम्स विदाउट सैंक्शन मतलब जहां पे जिसको लेके एज सच कोई लॉ नहीं है। अब लॉ ही नहीं है तो भाई पनिशमेंट भी नहीं है। एक होता है कस्टम विद सैंक्शन, मतलब लीगल कस्टम भी वहां पे जो कि लॉ के हिसाब से फॉलो किए जाएंगे। एक कन्वेंशनल कस्टम्स है जो कि पुराने एग्रीमेंट्स पार्टीज के बीच में किए गए थे, जो कि कोर्ट ने उस टाइम पे इन्फोर्स नहीं कराए, बट वो बाइंडिंग किए जाएंगे, बाइंडिंग होंगे। बाइंडिंग होंगे मतलब वो वैलिड है, लॉ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? अब इनने बोला भाई अभी आपने बताया सर लीगल कस्टम होता है और दूसरा कन्वेंशनल कस्टम होता है। तो लीगल कस्टम मैंने बोला दो तरह के कस्टम होते हैं, एक होते हैं लोकल कस्टम और एक होते हैं जनरल कस्टम्स। तो लोकल कस्टम वो जो उस पूरे लोकल एरियाज में फॉलो किया जाए, जैसे केवल और केवल हमारे इंदौर में कुछ कस्टम्स आ जाएं, ओनली फॉर पर्टिकुलर इंदौर सिटी। कोविड के टाइम पे हुआ था ना, कुछ कस्टम्स ऐसे थे जो हम इंदौर में फॉलो कर रहे थे। रूल समझ लो, कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे जो हम इंदौर में फॉलो कर रहे थे। डजेंट मैटर कि हम उसको उज्जैन, देवास कहीं और भी सब सिटीज के हिसाब से उन्हें एरिया वाइज डिवाइड कर लिया था। ठीक है, दूसरा जनरल कस्टम। तो भाई जनरल कस्टम कंप्लीटली थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल होता है, जो कि एक जैसा फॉलो किया जाता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, कॉमन लॉ इन इंग्लैंड इज बेस्ड ऑन जनरल कस्टम। तो इंग्लैंड में तो कॉमन लॉ ही चलता है, दिमाग ही नहीं लगाते वो लोग। ठीक है, अब इनने उसके बाद बोला एक कन्वेंशनल नाम का भी कस्टम है। तो कन्वेंशनल कस्टम्स मतलब जो कि म्यूचुअल एग्रीमेंट लोगों के बीच में ट्रेड रिगार्डिंग चल रहा है, ट्रेडिंग पर्पस से कुछ ट्रेडिशनल किए गए कन्वेंशनल कस्टम्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। आपने सुना होगा पहले के जमाने में तो कुछ अकाउंट्स या बुक्स बनती नहीं थी, लाला करके पर्सन होते थे, लाला से पैसे उधार ले लिया करते थे और लाला को गोल्ड दे दिया करते थे। बट वो आपस में म्यूचुअली अग्रीड थे कि भाई हम पैसा रिटर्न करेंगे, आप मेरा गोल्ड वापस रिटर्न करोगे, जो आपको डेट या जो आपको टाइम बताए। ये सब क्या है, ये है कन्वेंशनल कस्टम का ही पार्ट। आज की डेट में जो लोकल मार्केट है, जो ट्रेडर्स हैं, वो आपस में अग्री कर जाते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड कर लेते हैं। अब इनने बोला वैलिड कस्टम्स की वैलिड कस्टम्स की कुछ कंडीशंस हैं क्या? बोले हाँ, कस्टम हम तब मानेंगे जब ये पूरा मीट
करेगा। ये पूरे इनने 8 पॉइंट लिखे हैं। इंपॉर्टेंट है कि 100% इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन केवल कंडीशंस फॉर अ वैलिड कस्टम आएगा, इसलिए मैंने एक्रोनिम याद करने के लिए वहां पे मेंशन किया है, चार्ट में भी मेंशन किया था, दैट एक्रोनिम इज क्रिक सी कप, क्रिकेट का कप। देख गया? हाँ, ये आ चुके क्वेश्चन में, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कंडीशंस फॉर अ वैलिड कस्टम। इसलिए एक्रोनिम बनाए मैंने, जहां जहां एक्रोनिम वही मिलेंगे आपको जिन पे क्वेश्चंस आए। हर जगह एक्रोनिम बनाएंगे तो इतने एक्रोनिम याद रखो, फिर इसके याद रखो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कंडीशन से पढ़ना है, 2 मिनट बाद पढ़ेंगे। हाँ मतलब पढ़ेंगे पढ़ेंगे। So Greek C cup are the basic valid customs के पॉइंट। सबसे पहले C stands for certainty। अब सर्टेनिटी मतलब भाई जो लॉ है, जो कस्टम है, इनका कहना है क्लियर होना चाहिए। आपने जो कस्टम या जो रीति रिवाज है जिसको आप फॉलो करने वाले हो, बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है, और अगर कंफ्यूजिंग है तो फिर वो कस्टम भी नहीं है। तो शुड नॉट बी वेक, शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग। एग्जाम्पल लिखा, ऑलवेज ग्रीट एल्डर्स इज क्लियर बट सेइंग ग्रीट वेन एवर यू फील लाइक इट, इट इज नॉट। क्या कर रहे हैं? क्या हो गया भाई? अरे बड़े हो गए अपन। अरे अलग अलग बिठाना है क्या? कर लोगे, मैनेज हो जाएगा। तो फर्स्ट इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी स्टैंड फॉर जहां पे वेगनेस के प्रिंसिपल नहीं है, और जहां पे वीकनेस के प्रिंसिपल नहीं है मतलब इट्स बीन वेरी 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 क्लियर फ्रॉम मेकिंग इट कि यार ये कस्टम है, इसको मैं एज इट इज फॉलो कर रहा है। नंबर 2, आर, विच इज अगेन सी के बाद आर आएगा फॉर रीजनेबलनेस। अब रीजनेबलनेस का एज सच कोई फंडा, कोई डेफिनेशन नहीं है। रीजनेबलनेस का मतलब होता है जिसको आप यूज टू हो और जिसको आप फॉलो आसानी से कर पाओ, स्मूथली कर पाओ। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ टफ कि आप फॉलो नहीं कर पा रहे उसको। सो जो इजिली आप फॉलो कर पाते हो जिसको हम रीजनेबल बोल सकते हैं। थर्ड इज इमेमोरियल। इमेमोरियल सीधा वर्ड लिखा हुआ है आपकी कंडीशंस में, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। एंटिक, पुराना, ट्रेडिशनल। एंटिक्विटी नाम लिखा हुआ है। सो एंटिक्विटी मतलब जहां पे आप बहुत पुराने टाइम से किसी चीज को फॉलो कर रहे थे, उस पुराने टाइम की एज सच कोई डेट नहीं है, बट इन जनरल बोला लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम का एज सच कोई ईयर तो नहीं दिया इन्होंने। फोर्थ इज सी विच इज कॉल्ड कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस। सो मैंडेट है
जो चीज को आप फॉलो कर रहे हो वो कंटिन्यूसली फॉलो, इट्स नॉट लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या 10 साल तक फॉलो किया, फिर 5 साल का गैप रख लिया, फिर 5 साल कर लिया। बहुत कंटिन्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, द कस्टम मस्ट नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद अदर एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स। लगभग सिमिलर है कि जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूसली करो, उसका दूसरे कस्टम से कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। दोनों अलग अलग कस्टम है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। 6 नंबर, कंफर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। आपको पब्लिक एथिक्स के बियॉन्ड या उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, पब्लिक मॉरलिटी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट 7 इज अनएनिमिटी ऑफ ओपिनियन। ऐसे कस्टम बनने चाहिए जहां पे सब लोग एग्री करें उसको फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट इज पीसेबल एंजॉयमेंट। सो जो भी कस्टम है उस कम्युनिटी में बिना किसी डिस्प्यूट के शांति पूर्वक तरीके से हम उसको फॉलो कर पाए, तभी वो वैलिड कस्टम कहलाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पे मैरिज एक्ट आया था फैमिली लॉज में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और उसमें बहुत सारी कंडीशंस डाल दी, कुछ कस्टम्स डाल दिए कि अगर हम शादी मानेंगे वो तभी मानेंगे जब इस एक्ट के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से शादी की गई हो। और इसके प्रोविजन वही लिखे हुए हैं जो हिंदू ट्रेडिशन में इन जनरल शादियां मैरिजेस होती हैं। नाउ तो ये तो बहुत सिंपल था। इसकी समरी जब देखोगे तो समरी में अपन ने अभी जो वैलिड कस्टम्स के नोइंग और वो पता किए, उसमें एक और चीज आती है प्रेसिडेंट्स इन लॉ। अब लॉ के बेसिस पे अच्छा, अभी अपन ने ऊपर चार्ट में ही देखा था कि आपको कस्टम के बाद पढ़ना है जुडिशियल नहीं, हाँ, कस्टम के बाद में पढ़ना है स्टैट्यूट, उसके बाद में पढ़ना है जेपी विच इज कॉल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब इस समरी के बाद आपको यहाँ पे मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट्स इन लॉ क्या कहलाता है। सो ऐसे लॉ जहां पे पहले पास्ट में कोर्ट अपना डिसीजन दे चुका है जिसको आप फॉलो करते हो। और नेक्स्ट लिखा है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजेस, अगेन वन ऑफ द लैटिन टर्म। लैटिन टर्म की लिस्ट बनाते जाना अगर कोई बनाए तो अपनी कॉपी में, क्योंकि इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे बाद में याद नहीं होंगे। डॉक्टर ऑफ स्टेट डिसीजेस मीन स्टैंड बाय व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। सो पहले क्या डिसाइड किया उसके बेसिस पे स्टैंड आउट करता है। एग्जाम्पल यहाँ मेंशन्ड है, इफ अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डिसाइड दैट स्पेसिफिक लॉ अप्लाइज इन अ केस, लोअर कोर्ट को वही फॉलो करना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। सो प्रेसिडेंट लॉ अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ने जो अभी पढ़ा ऊपर कस्टम, केवल अभी कस्टम पढ़ा था। कस्टम के 8 पॉइंट समझ में आए थे, 8 है 10 है 8, इसमें कोई डाउट है क्या? कस्टम समझ में आया। अब ये दूसरी हेडिंग में पहुंच गए अपन प्रेसिडेंट्स इन लॉ, जिसको अपन जुडिशियल प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट्स लॉ में अपन ने सबसे पहले पढ़ा प्रेसिडेंट का मतलब क्या। सो प्रेसिडेंट मीन एनी काइंड ऑफ कोर्ट डिसीजंस, ओल्ड डिसीजन, हिस्टोरिकल जजमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा डॉक्टर ऑफ स्टेट डिसीजेस, इसका मतलब जो सुपीरियर कोर्ट, हायर कोर्ट फॉलो कर रही है, अपने डिसीजन पे स्टैंड आउट है, वही लोअर कोर्ट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। देन थर्डली उसी में लिखा हुआ है जुडिशियल प्रेसिडेंट का कितना इंपॉर्टेंस है। सो जुडिशियल प्रेसिडेंट का इनका कहना है बहुत इंपॉर्टेंस होता है अगर वो कंसिस्टेंटली फेयर बेसिस पे हमारे लीगल सिस्टम में कंटिन्यूड रहे तो। और जो भी डिसीजन हाई कोर्ट का होता है वो डिपेंड करता है कौन सी डिवीजन बेंच ने दिया। सो अलग अलग बेंचेस होती हैं कोर्ट में, 2 जजेस बेंच, 3 जजेस बेंच, 5 जजेस बेंच, 13 जजेस बेंच। अभी तक की हाई जजेस बेंच वाज 13 जजेस बेंच, और वो एक ही केस में बैठी है अभी तक, विच वाज अ लीडिंग एंड हाई, सबसे लीडिंग केस रहा है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1961, सो 1967 केशवानंद भारती केस, जिसके बेस पे अभी तक की लीडिंग बेंच बैठी हुई है 13 जजेस की। नहीं तो इन जनरल 3 जजेस और 5 जजेस जनरली ऑड में ही होती है, इवन में नहीं होती, डिस्प्यूट ना होता कि, ठीक है। तो इनने बोला कि जुडिशियल प्रेसिडेंट डिपेंड करता है, हाई कोर्ट का अलग हो सकता है, जो उनके जो डिसीजन आए पुरानी हाई कोर्ट ने जो बाइंड करेगा दूसरी अदर कोर्ट पे जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में है।
सिमिलर बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट भी अपना एक रूल पावर जुडिशियल प्रेसिडेंट पे चलाता है, जहां पे आर्टिकल याद रखना मॉड्यूल में मेंशन्ड है, आर्टिकल 141, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऐसा डिसीजन होता है जो कि बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर कोर्ट्स होगा, वो बोलता है हमारा आर्टिकल 141। याद रहेगा आर्टिकल। सो आर्टिकल 141 बोलता है द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर एंड डिफरेंट कोर्ट्स, सारी लोअर कोर्ट्स पर अप्लाई होता है। देन सुप्रीम कोर्ट is not bound by its own past decision but generally follows them and unless there is no strong reason to change। बाउंड नहीं है फॉलो करने के, कहीं लिखा नहीं है, बट फिर भी फॉलो करती है जब तक उसको कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं मिलते कि मुझे चेंज करना चाहिए। मान लो एक कोई केस हुआ था 2004 में, उसके ग्राउंड्स बिल्कुल वैसे थे जो केस 2020 में हुआ, सिमिलर ग्राउंड्स थे, एग्जैक्टली सिमिलर, तो सुप्रीम कोर्ट अपना जो डिसीजन है 2004 में जो दिया था उसी को फॉलो कर लेगा और यहाँ पे चिपका देगा, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट। ठीक है। देन कितने तरह के प्रेसिडेंट्स होते हैं? अब ये अलग अलग तरह के काइंड्स मेंशन है आपको प्रेसिडेंट में। सबसे पहले मेंशन है डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, जो कि डिक्लेयर किया गया हो, पुराने लॉ जो एग्जिस्टिंग लॉ है जिसको आप फॉलो कर रहे हो वो डिक्लेयर कर दिया। दूसरा ओरिजिनल प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट मतलब कुछ नया करा हो और नए लीगल प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो किया हो, जिसको आप प्रेसिडेंट बना के घूम रहे हो। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी पढ़ने का टाइम दूंगा। थर्ड इज परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट्स मतलब जो कि लीगली बाइंड नहीं करेगा बट आप किसी फ्यूचर डिसीजन के लिए अगर उससे इन्फ्लुएंस होना चाहते हो तो उस डिसीजन की मदद ली जा सकती है। ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट, जहां पे लीगली बाइंड हो, उस पर्टिकुलर डिसीजन को फॉलो करना ही पड़ेगा बिना अपनी बुद्धि लगाए, विच इज कॉल्ड ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। और लास्ट इज कंडीशनली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट, कि आप डिसीजन फॉलो तो करोगे बट कौन सा वाला? कंडीशन वाला, कि आधा करोगे आधा नहीं करोगे, उस पर कंडीशन लगा के फॉलो करोगे। ठीक है। अब आप यहां से पढ़ना एक बार चालू करो कस्टम से, थोड़ा फटाफट से रिवाइज करना और जिसमें ज्यादा टाइम देना प्रेसिडेंट को। रीड कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। हाँ आप रीड करो, आप पहले मॉड्यूल जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक याद नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपको एक्चुअली क्या होता है, ये तो आप मेरे नोट्स देख रहे हो, अब आप मॉड्यूल एक बार खोलोगे वहां पे इसी चीजों को लेके और डिटेल लिखा हुआ है, तो आप उसे रीड करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ट्वाइस होगा जब आपको लगेगा कि भाई ये तो सही में सेम लिखा हुआ है जो मेरे नोट्स में लिखा है। ठीक है। तो मेरी आसान लैंग्वेज मैंने नोट्स को पकड़ लिया बट मैंने डिटेल पढ़ने के लिए मॉड्यूल को फॉलो कर लिया। आपने एक बार रिवाइज किया, दो बार रिवाइज किया, गारंटीड याद हो जाएंगे। कोशिश करना वहीं पे लिखते जाओ, चार्ट बनाते जाओ और वहीं पे मीनिंग भी लिखते जाओ जब आप रीड कर रहे हो। और जब रीड कर रहे हो डाउट आएंगे, अभी अभी तो खत्म होगा चैप्टर, डाउट्स बहुत आएंगे। अब क्योंकि प्योर थ्योरी थी तो अपन ने अभी तो पढ़ ली, मैंने समझाई आपने समझ ली, बट जब तक उसके एक दो बार टेस्ट
या एक दो बार खुद के ऊपर काम नहीं करोगे वो याद नहीं होंगी चीजें। तो अपने को इसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। याद करने की चिंता मत करना, मैं करवा दूंगा याद, तो अभी लूंगा एक दो बार रिवीजन लूंगा तो हो जाएगा। मंडे टेस्ट देते इसका, मंडे तक काय का। पढ़ लिया क्या? बढ़िया आगे। चलो सो बोल रही हाँ, प्रेसिडेंट्स के काइंड्स पढ़ लिए, 5 तरह के इसके डिवीजन है। डिक्लेरेटरी, ओरिजिनल, ऑथोरिटेटिव, परसुएसिव और कंडीशनल। देन इसी के बाद जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, बोले प्रेसिडेंट में 2 टर्म्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टर्म्स का नाम है, पहली टर्म इज कॉल्ड रेशियो डिसेंडी और दूसरी टर्म का नाम है ओबिटा डिक्टा। एग्जाम में आई है क्या? यस, 2-2 नंबर में आई है, डेफिनेशन आई है और एग्जाम्पल भी लिखने को आएगा। इसीलिए मैंने उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल दिए और कोशिश की आप आसानी से समझ पाओ कि रेशियो डिसेंडी क्या होता है। रेशियो डिसेंडी का मतलब होता है कि जो भी कोर्ट अपना, अच्छा कोर्ट आइडियली अपना दे क्या रहा है, कोर्ट जजमेंट दे रहा है, डिसीजन दे रहा है, तो ये बोल रहे हैं जो डिसीजन कोर्ट का है उसके रीजंस भी तो होंगे कुछ, या तो एक के नेचुरल, एक के फेवर में जाके एक के अगेंस्ट में जाएगा, उसका रीजन बताओ। सो व्हाट इज द मेन रीजनिंग बिहाइंड द कोर्ट डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंट। अब अपन यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे नीचे एग्जाम्पल देखो, पहले देख लेते हैं। इन केस द कोर्ट जज रूल्स दैट पर्सन इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर इंजुरी, द रीजन इज फॉर रूलिंग इज रेशियो डिसेंडी एंड इट मस्ट बी फॉलोड इन द फ्यूचर सिमिलर केसेस। आगे भी अगर ऐसा होगा तो हम इंजुरी में कंपनसेशन से काम कर लेंगे, तो ये इनका रीजन रहा। सेकंड, मर्डर इक्विवेलेंट टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया मर्डर इक्विवेलेंट टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पहले ऐसा होता था मर्डर इक्वल टू डेथ सेंटेंस, बट अब वो डेथ सेंटेंस को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर ध्यान देते हैं। ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बिना रिटर्न के, ये उसका बिना राइटिंग के अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो इसका रीजन है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय विदाउट नोटिस। सो अगर एम्प्लॉयर बिना नोटिस के इक्विवेलेंट टू ये भी कंपनसेशन कहलाएगा। अगर एम्प्लॉय बिना नोटिस से कोई वो किसी को अगर पैसा देने पड़ जाए एम्प्लॉय को, तो ये कंपनसेशन एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ेगा। ये भी अपने आप में उसकी वैलिड रीजनिंग है फॉर विच इज कॉल्ड अगेन अ रेशियो डिसेंडी। और आसान भाषा में आपको देखना हो तो ये एक चार्ट बनाए नीचे, उसके ठीक नीचे बॉक्स बनाए, यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लो बॉक्स में, आसानी से समझते हैं। टीचर ने डिसाइड क्या किया, क्लास में लेट आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, डिटेंशन, सजा मिलेगी। ये क्या है, रेशियो डिसेंडी। रीजन दिया और रीजन के साथ में उन्होंने बोला कि अगर लेट आएंगे तो हम आपको पनिश करेंगे। सेकेंडली, टीचर ने बहुत कैजुअली बोला स्टूडेंट्स को छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्रिकेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये ओविटा डिक्टा है। सो ओविटा डिक्टा भी मैं बताऊंगा। ओविटा डिक्टा का मतलब है ऑब्जर्वेशन बाय द कोर्ट। कैजुअली बोला मतलब ये कहीं पे लॉ नहीं है कि ऐसा करो ही सही, काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन बाय द कोर्ट। पहला वाला क्या था, रीजन विद द डिसीजन, जो जजमेंट आपने दिया उसका रीजन बताओ।
दूसरा, कोर्ट ने घूमते फिरते बोल दिया कि ऐसा कर लो, कोर्ट ने बोला सो एंड सो पर्सन को 3 साल की सजा है, बट ध्यान रखना अगर आपने 3 साल अच्छे से जो पनिशमेंट अच्छे से ली तो मैं कोशिश करूंगा 6 महीने यहाँ पे कम कर दूं। ये ऑब्जर्वेशन है बाद वाला, समझ आया? तो अब ओविटर डिक्टा पढ़ते हैं ऊपर। ओविटर डिक्टा refers for remarks made by judge that are not necessary for deciding the case but offer useful insight. These remarks are persuasive but not legally binding. अभी टीचर ने वो 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बोली, दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, बट घूमते फिरते बोल दिया कैजुअल वे में। ये भी एग्जैक्टली वही होता है ओविटर डिक्टा, जहां पे जज के अपने रिमार्क्स हैं जबकि वो लीगली बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने लिखे हैं, जज सेज देयर शुड बी अ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर द प्रिजनर्स। ऐसा जज ने बोल दिया कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाओ यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे तो। ऊपर जज ने अपने कमेंट दिया ऑन द फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ लॉ बट सच कमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग। जज ने कुछ सजेशन दिए कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज बनने चाहिए इंडिया में। So these are the suggestions, these are the observations by the court, are not to be called any kind of legally binding. समझ आया? तीसरा एक और है विच इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसेस। अभी तो पढ़ा था अपन ने स्टेयर डिसीसेस, लगभग सेम कि अगर हायर कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है तो लोअर कोर्ट को वो फॉलो करना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट स्टैंड आउट करेगा जो बड़ा कोर्ट है उसका डिसीजन। देन अपन ने 2 इसकी वो पढ़ लिए डिस्ट्रीब्यूशन सोर्सेस ऑफ लॉ के, एक कस्टम पढ़ लिया, एक पूरा प्रेसिडेंट पढ़ लिया। तीसरा मेंशन्ड है स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, यहां से कल पढ़ेंगे। आधी क्लास चाहिए, आधी क्लास में टेस्ट कर लेते हैं मंडे, आधी क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, आधी क्लास में 2-3-4 क्वेश्चन देते हैं, फिर टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। देख लो मुझे